नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे अपने घर पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी साहित्य को लेकर जानकारी देने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको हिंदी लिटरेचर को लेकर जितनी भी बुक लिस्ट, नोट्स, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उस वीडियो को आप में से काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, काफ़ी एस्पिरेंट ने उसके रिगार्डिंग मुझे और भी सवाल किए थे, तो सोचा कि एक वीडियो मैं फिर से बनाऊं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे दो कारण है। सबसे पहला तो आपके द्वारा पूछे जाने वाले बहुत ज़्यादा सवाल, और दूसरा कारण है कि अभी मेरे पास में एक अच्छा सा मौका था। मैं राजेश बुक स्टोर पर आया हुआ था और यहाँ पे मुझे एक साथ में सारी बुकें मिल जाती हैं, ताकि मैं आपको सब एक साथ में बता पाऊँ। मैं खुद एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको इस ऑप्शनल के रिगार्डिंग एक बेहतरीन तरीके से जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस ऑप्शनल को खुद पढ़ा है, मैंने जाना है, तो इस कारण मैं आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मैं आपसे इतनी उम्मीद करूंगा कि आप एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। सो दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य को लेकर। थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी पहले दे देता हूँ, आप बोर मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट बुक्स देखनी है तो आप वीडियो को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन पहले जो जानकारी बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको आगे कोई डाउट ना आए। दोस्तों, अगर हम हिंदी साहित्य को बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में हमारे पास में दो पेपर रहते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। एक पेपर रहता है जिसके अंदर हमको हिंदी साहित्य के इतिहास का रिगार्डिंग पढ़ना रहता है। उसके साथ में हमको कुछ और जो कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी पढ़ना रहता है। एक पेपर रहता है जिसके अंदर आपको हिंदी साहित्य के उद्गम के रिगार्डिंग जानकारी लेनी पड़ती है, हिंदी भाषा के रिगार्डिंग जानकारी लेनी पड़ती है। दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी हैं उसको पढ़ने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ें, या फिर आप जो यूनिवर्सिटी की मोटी मोटी बुकें आती हैं उनको पढ़ें। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि है और कुछ ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है, जो उसके लिए आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके लिए भी आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, नोट्स के तौर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में वन एंड ओनली एक ही सॉल्यूशन है, वो है दृष्टि आइस के नोट्स, जो कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा बनाए गए हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी परिचय की ज़रूरत है। इनके द्वारा पढ़ाया गया जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी तरीके से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने को मिल जाएगा, कहानी, उपन्यास, निबंध, इसके सभी के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। साथ में आपको हिंदी भाषा के इतिहास के रिगार्डिंग और हिंदी भाषा के उद्गम और उसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये वो जानकारी जो आपको नोट्स के रिगार्डिंग रखनी है। नोट्स के अंदर आपके पास में, मैं आपको भी नोट्स इसके कारण नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारे नोट्स को दिखाऊं उसके बाद में इतनी सारी जो आप बुकें देख रहे हैं, मुझे ये सारी बुकों को भी आपको दिखाना है और इन सबको दिखाना चाहूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो अभी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम नोट्स की बात करेंगे तो हमारे पास पे 13 जो होती है वो उनकी प्रिंटेड बुकें रहती हैं, उसके साथ में 4 बुकें रहती है, वो हमारी क्लास नोट्स की बुकें रहती हैं। क्लास नोट्स की बुक उनके लिए जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं करने वाले हैं। आपका ये सवाल आता रहता है कि क्या इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो हमारे क्या कोचिंग की जरूरत रहेगी। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ में बोल रहा हूँ, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो क्लास नोट्स हैं उनको सर ने जो क्लास में जो सर ने बोला है, जो सर ने रिसाइट किया है, उनको स्टूडेंट ने वहाँ पे लिखा हुआ जो जानकारी है वो ही आपको मिल रही है। तो आपको क्लास फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारी क्लास नोट से मिल जाएगी, और उसके साथ में जो आपको डिटेल में थ्योरी को पढ़ना है वो आपको प्रिंटेड नोट से देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे आपको नोट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य कवर करना है। तो इतना सारा नोट्स पढ़ने के बाद में, करीब आप देखेंगे तो काफ़ी मोटे इनके नोट्स हो जाते हैं, तो इतना सारा पढ़ने के बाद में आपको इन बुकों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों रहती है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल जो कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट का रहता है कि सब लोग बोलते हैं कि हिंदी साहित्य काफ़ी ज़्यादा छोटा ऑप्शनल है, काफ़ी तेज़ी से कवर हो जाता है, फिर इसकी बुकें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। इसका कारण महज इतना सा है कि अगर आप इसका कोई उपन्यास की बुक देखेंगे तो उसके अंदर करीब 300 पेज होते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में करीब 6 घंटे लगते हैं। यही अगर सोशियोलॉजी की कोई करीब 300 पेज की बुक हो तो आपको कम से कम मान के चलिए 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो यही फ़र्क है हिंदी साहित्य और बाकी ऑप्शनल में। इसके अंदर पेज की संख्या आपको बाकायदा बाकी ऑप्शनल से ज़्यादा मिलेगी, पर इसको पढ़ने में टाइम बहुत कम लगेगा। इसकी कहानियों को पढ़ने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप बहुत जल्दी से फिनिश कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शनल की, इसकी क्या बोलते हैं, इसके निबंध की बुकें हैं, इसकी उपन्यास की बुकें हैं, नाटक की बुकें हैं, काफ़ी तेज़ी से आप पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। इसके कारण आपको इनको पढ़ना पड़ेगा और नोट्स है उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका नोट्स ऑफकोर्स मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा है, पर आपको ज़्यादा इसको घबराने की जरूरत नहीं, तेज़ी से कवर हो जाएगा। मुझे पता है कि मैंने आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना था उससे ज़्यादा जानकारी मैंने आपको बताई है, वो सारी जानकारी बेसिक के तौर पे थी, क्योंकि ये वीडियो मैं सेकंड पार्ट में बना रहा हूँ, इसका मतलब मुझे सारी जानकारी इसके अंदर देनी थी।
सो दोस्तों सारी जानकारी मुझे लगता है मैंने आपको दे दी है। अब बात रहती है इन बुक्स को लेकर कि ये बुक्स आपको क्यों पढ़नी पड़ेगी अगर आप नोट्स को पढ़ रहे हैं तो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो हमारा हिंदी भाषा का इतिहास है और हिंदी साहित्य का इतिहास है वो दोनों तो आपको वहाँ से बहुत तरीके से कवर हो जाएगा। उसके साथ में जो लेखक है, जितने भी आपके कवि हैं, वो भी आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ एक बुकें हैं जो कि हमारे सिलेबस में सेपरेटली मेंशन है, जिनको हमको पढ़ना पड़ेगा। उनको आप नोट से कवर कर तो सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे एक दिक्कत रहेगी, क्योंकि जब हमको किसी क्वेश्चंस में किसी कथन के रिगार्डिंग को सवाल आ गया तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। और बाकायदा अगर आप क्लास नोट्स को पढ़ेंगे या फिर क्लासेस को लेंगे तो सर ने ये बात बाकायदा वहाँ पर मैंसन की है कि आपको वहाँ से जो लाइक आपने कोई कहानी पढ़ी, लाइक आपने प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ी, तो आपको नोट्स के अंदर उसकी समरी तो देखने को मिल जाएगी, कहानी तो देखने को नहीं मिलेगी। और उसके रिगार्डिंग जो सवाल आएगा वो किसी भी कथन से, किसी भी प्रसंग से कोई कथन बना के दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन कहाँ से है, किस रिगार्ड में आपको पूछा गया है। तो वहाँ पे आप डाउट में पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। तो आपको इन बुकों को पढ़ना पड़ेगा। ये सारे मैंने आपको ये कारण बताया कि आपको ये बुकें क्यों पढ़नी है। अब बात रहती है कि कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। अब हम तेज़ी से चलेंगे, आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ध्यान से लिखते जाइएगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो पॉज कीजिएगा, बैक आइएगा, रिवाइंड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के रिगार्डिंग जितने भी उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, नाटक, समीक्षा की बुकें हैं, सबके ऊपर बात करेंगे। सो चलते हैं सबसे पहले कहानियों को लेकर। पेपर फर्स्ट के जो कहानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। बाकायदा हिंदी साहित्य जो सिलेबस है उसमें एक लेखक को बाकायदा मेंशन कर रखा है, वो है प्रेमचंद, जिनको किसी परिचय की मोहताज की जरूरत नहीं है। इनकी एक बुक आती है प्रेम मंजूषा, इसमें प्रेमचंद की सारी कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर फर्स्ट में हिंदी साहित्य को पढ़ने, ये प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने के लिए। पहली कहानी की बुक है प्रेम मंजूषा। इसके बाद में बुक रहती है एक दुनिया समानांतर। ये बुक सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जितने भी बाकी लेखक हैं उनकी बेस्ट कहानियाँ थी वो सारी इसमें मेंशन है। इस बुक को भी सेपरेटली मेंशन कर रखा है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी शानदार है। दोस्तों किसी कारण से वीडियो बीच में स्टक हो गया था, इसके कारण मैं फिर से इस वीडियो को उसी पॉइंट से शुरू करता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में 2 बुक बता दी थी जो कि आपको कहानियों के रिगार्डिंग बताई थी। अब मैं आपको जो बुक दिखाऊंगा वो आपको मैं उपन्यास के रिगार्डिंग दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी देखिए, उसके बाद में हम उपन्यास देखेंगे। उपन्यास में हमारे पास में जो बुकें आती है उसमें सबसे पहले है गोदान। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस बुक को डेफिनेटली पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो एक सोशल इश्यू को उठाती हुई बुक है। और अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो भी आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। जो भी व्यक्ति हिंदी साहित्य को लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे, दोनों इस बुक को जरूर पढ़िएगा। काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाली बुक है ये गोदान। इसके बाद में मैं आपको जो बुक दिखाऊंगा वो है मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई बुक महाभोज, जो कि एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसके अंदर आपको एक राजनीति के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। एक घटना है जिसके ऊपर बनी हुई पूरी एक उपन्यास है। इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, काफ़ी पतली बुक है। पढ़ने के बाद में आपको काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन इस बुक से आपको और भी सवाल इस बार आने की संभावना ये है, क्योंकि मनु भंडारी जी का भी हाल ही में देहांत हुआ है, तो एक संभावना बनती है कि इनसे सवाल आपको ज़्यादा पूछे जाए। तो इस उपन्यास को आपको डेफिनेटली पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी कहानियाँ हैं वो भी आपको पढ़नी है। दोस्तों 2 बुक हमने देख ली। इसके बाद में जो हमारे पास में जो बुक रहती है वो है मेला आंचल। दोस्तों मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है और बुकें ज़्यादा हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में बुक रहती है वो है मेला आंचल, जिसके आप देख पा रहे राइटर है फणुस्वर रेणु, इनके द्वारा लिखी गई है। ये एक आंचलिक उपन्यास है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप एक हिंदी साहित्य को शुरुआत में ले रहे हैं तो इस बुक को शुरुआत में पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने शुरुआत में पढ़ ली तो डेफिनेटली आपको हिंदी साहित्य से विश्वास उठ जाएगा, आपको इससे बोर हो जाओगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आंचलिक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी, मैथिली ऐसे वर्ड लिखे गए हैं, तो आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। इसको आप इन 2 बुकों को पढ़ने के बाद में उठाइएगा, समझ में भी आएगी, मज़ा भी आएगा। तीसरी बुक हमने देख ली। दोस्तों हमने ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे कहानियों की और उपन्यास की बुकें थी वो देख ली। अब हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है, वो है नाटक और उपन्यास लगभग सेम रहते हैं। फर्क बस इतना रहता है कि नाटक के अंदर आसपास की घटनाओं को दिखाया जाता है कि ये घटना कहाँ पे शूट हो रही है, कैसे हो रही है, वो सारी जानकारी वहाँ पे मेंशन होती है। पृष्ठभूमि आपको पहले से दिखाई जाती है, बाकी सेम ही रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर हम जो नाटक देखेंगे उसके अंदर एक हमारे पास में जो सबसे संस्कृत या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखने वाले राइटर इसका जयशंकर प्रसाद, मैं बार बार नाम भूल रहा हूँ, माफी चाहूँगा। जयशंकर प्रसाद की जो बुक है वो है स्कंदगुप्त। इस बुक को आप डेफिनेटली पढ़िएगा। इस बुक के अंदर आपको संस्कृत से हिंदी देखने को मिलेगी और अच्छा एक नाटक है। इससे सवाल भी बनते हैं और मैक्सिमम इसके सवाल आपको कथन और उसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बुक को ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इसके जो वर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल होते हैं, याद रखने में भी मुश्किल होते हैं। तो इस बुक को आपको वहाँ से जो कथन रिगार्डिंग जितने भी सवाल होंगे वहाँ पर ये बुक आपको हेल्प करेगी। इसके बाद में जो हमारे पास में बुक रहती है वो रहती है दिव्या, यशपाल के द्वारा लिखी गई बुक है।
ये काफ़ी अच्छा उपन्यास है। एक महिला के पर्सपेक्टिव में देखें तो काफ़ी अच्छी बुक है। एक लड़की किस हिसाब से एक वैश्या के रूप में वैश्या बन जाती है, इसके ऊपर बनी हुई बुक है। डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से। दिव्या, ये नाटक के हमने नाटक के लगभग पोर्शन को कवर कर दिया है। इसके साथ में कुछ एक नाटक के पोर्शन रहते हैं जो कि काफ़ी छोटे छोटे नाटक हैं, इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो एक नाटक है भारत दुर्दशा, जो कि आधुनिक काल के जो सबसे अच्छे कवियों में से एक है, राइटरों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जितनी मोटी बुक दिख रही है इतनी मोटी बुक नहीं है। शुरुआत में तो इसके बारे में जो इसकी भूमिका है वो लिखी गई है, काफ़ी कम पेजों के अंदर बुक है। इसको ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम 30 से 45 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। एक बुक है आषाढ़ का एक दिन, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़िएगा। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया एक सबसे बेहतरीन नाटक में से एक नाटक है, तो इससे आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसको आप डेफिनेटली पढ़िएगा। इसके बाद में जो बुक है वो एक कामायनी, ये एक महाकाव्य है। जिस हिसाब से हिंदी में उपन्यास होते हैं उसी में काव्य रूप में महाकाव्य होते हैं, और आई थिंक हिंदी साहित्य के अंदर जो अंतिम महाकाव्य है वो यही था। इसको आप पढ़ लीजिएगा और काफ़ी अच्छा एक आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, तो इस महाकाव्य को पढ़िएगा। एक नाटक जो कि भारत भारती है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी सी बुकें थी वो सारी देख ली है। अब हमारे पास में जो बुकें बची हैं वो है जो हिंदी समीक्षा की बुकें हैं, और एक बची है हमारे पास में निबंध निलय की। एक बुक है, ये है कुरुक्षेत्र, जो कि दिनकर के द्वारा लिखी गई बुक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर काव्य शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। पेपर सेकंड में भी हेल्प करेगा, पेपर फर्स्ट में भी आपको हेल्प करेगा। इसके बाद में जो बुक है वो है निबंध निलय। इस बुक को आप पढ़िएगा, क्योंकि आपके निबंध के लगभग जितने भी एस्पेक्ट है वो यहाँ से कवर कर लिए जाएंगे। डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखी गई बुक है, इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद में एक बुक है जो कि चिंतामणि है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तारीफ की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य के बारे में अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनका नाम सबसे ज़्यादा आने वाला है। हिंदी साहित्य शुरू कहाँ से होता है, जब खत्म कहाँ तक होता है, सब कुछ इन्हीं के द्वारा, लगभग इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है हिंदी साहित्य को लेकर। और इनके द्वारा लिखी गई ये बुक है जो कि एक समीक्षा के तौर पर लिखी गई है। आपको मैक्सिमम जो इनकी बुकें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एल्स अगर आप JNU का अगर एग्जाम देने वाला नहीं है, अगर आप एक JNU के स्टूडेंट है या फिर आप DU के लिए स्टूडेंट है, तब आपको वो पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मास्टर की PhD करना चाहते हैं तो वो बुक पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको ये बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी, चिंतामणि, इसको आप पढ़िएगा। सो दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट 14 बुकें देख ली है, 14 बुकें हमने ऑलमोस्ट देख ली है। जो इतनी सारी बुकें हैं, मुझे वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, पर यकीन मानिए इन सारी बुकों को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगेंगे। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में आप एक बुक को निपटा सकते हैं। तो आप मान के चलिए 14 बुकें, तो आपको 14 दिन के अंदर आप 15 दिन मान सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं आराम से। इन बुकों को पढ़ने से आपको मैच इतनी हेल्प होगी, आपको हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा। सेकंड, आपका जो पेपर फर्स्ट है वहाँ पे जितना भी इसके रिगार्डिंग, कथन के रिगार्डिंग सवाल आते हैं वो आपके कवर होंगे। लेकिन इनको पढ़ने के बाद में आप ये मत सोचिएगा कि आपका हिंदी साहित्य कवर हुआ है, क्योंकि 15 दिन में हिंदी साहित्य कवर नहीं होता है। आपको लगभग हिंदी साहित्य का कंप्लीट इतिहास वो आपको पढ़ने के लिए जो विकास द्विवेदी सर के नोट्स है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर सेकंड पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा जितने भी बाकी के राइटर हैं उनको पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। हमारा काव्य युग है उसको पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। आदिकाल, मध्यकाल, ये भक्तिकाल, आधुनिक काल, इन सबको पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत रहेगी। उनके कवियों को पढ़ने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। इन सब के लिए आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली नोट्स। उन नोट्स के अंदर आपको 14 बुकें देखने को मिल जाएगी और 3 क्लास नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वेट करेंगे तो काफ़ी मोटे होंगे, लेकिन यकीन मानिए आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसको करीब 3 से 4 महीने में आराम से पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 महीने लगते हैं। ये कि किसी और ऑप्शनल से बात करेंगे तो उसके लिए आपको टीचर की भी ज़रूरत रहती है और पढ़ने में भी समस्या आती है और मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं। हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल है, आसानी से पढ़ा जाता है, कम टाइम में ख़त्म होता है, टीचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, अच्छा नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है। क्योंकि इस बार जो हमने हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपर्स हुए हैं उनका मैंने लगभग सबका मैंने इंटरव्यू लिया था खुद ही। उनके वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और उनसे मैंने ये सवाल डेफिनेटली पूछा था कि आपने कोचिंग का क्या आपका उद्देश्य है, तो उनका हमेशा एक ही बात थी कि उनका जिनका हिंदी साहित्य का ऑप्शनल था, मैक्सिमम लोगों ने कोचिंग नहीं की थी, मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ उनके क्लास नोट्स ला के पढ़े थे और उसके साथ में जो ये प्रिंटेड बुक थी वो पढ़ी थी। तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के आपकी जो हिंदी साहित्य की तैयारी है इसको परिपूर्ण कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी वो बात रही आपको बुक लिस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी बताई है। अब एक बात रहती है कि इन बुकों को अगर आपको मंगवाना है तो आप वो कहाँ से मंगवा सकते हैं।
मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं हिंदी साहित्य ये राजेश बुक स्टोर है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दी ताकि हम यहाँ आके वीडियो बना सकते हैं। सेकंड थिंग, एक सवाल स्टूडेंट का ये भी आता है कि आप बार बार इन्हीं बुक शॉप के ऊपर जाके वीडियो क्यों बनाते हैं। एक ही कारण है इसका। पहला कारण ये है कि इनके पास में सारी बुकें ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती हैं। सेकंड थिंग, इनका ट्रस्ट। आप यकीन मानिए, मैंने आपको इनके जब भी वीडियो डालना शुरू किए, उनसे पहले भी मैंने 1-2 बुक शॉप वाले की वीडियो डाले थे, तो उनके साथ में मेरे साथ में एक ही इशू हुआ था कि स्टूडेंट को वहाँ पे कहीं ना कहीं एक नुकसान हो रहा था। इसके कारण मैंने उनके साथ में वीडियो डालने बंद कर दिए। जब एक ट्रस्टेबल आदमी आपके साथ में जुड़ता है तो आपको भी एक भरोसा रहता है कि स्टूडेंट का नुकसान नहीं हो। मेरा वीडियो का उद्देश्य यही था कि आपको बुक लिस्ट के रिगार्डिंग जानकारी दूँ। सेकंड थिंग, अगर आपको कहीं से मंगवानी है तो उसके रिगार्डिंग जानकारी दूँ। आपको राजेश बुक स्टोर के नंबर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, कॉल कीजिएगा। हो सकता है कि अगर आप इनको कॉल करें आपका कॉल रिसीव नहीं हो। एक ही कारण है कि वीडियो को अपलोड होने के बाद में हजारों में स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और हजारों कॉल इनके पास में जाती हैं, तो एक साथ में इतनी कॉल पिक कभी नहीं हो पाती हैं। आप इनको व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आप इनको ऑर्डर सेंड कर दीजिए, इनको मैसेज सेंड कर दीजिए। वक्त मिलने पे आपको टाइम भी, ये आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और हाँ, अगर आप इनसे एक बुक की रेट पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आपको रिप्लाई देंगे। लाइक अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं पे जाके अगर आप एक बुक की रेट तो ढूंढते नहीं, आपको पूरा कोर्स ही मिलता है। आप अगर किसी भी और जगह जाएंगे तो आपको कहीं पे रेट देखने को नहीं मिलती है, तो आप डायरेक्ट इनसे पूरा सेट ला सकते हैं। लाइक इन सारी बुकों के आप रेट पूछ सकते हैं या फिर पूरे जो मटेरियल की रेट है उसको पूछ सकते हैं और आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सो दोस्तों, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी बात बता दी। पेमेंट आपको पहले शुरुआत में देना पड़ता है, ये सारी प्रोसेस वो आपको बता देंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत रहेगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। हम फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।